हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं लखनलाल आपके सामने 7 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए अपन अपनी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि सीबीआई का बनाया भारत पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो सीबीआई के द्वारा भारत पोर्टल बनाया गया था, वो क्या कर दिया, लॉन्च हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी को सीबीआई का डेवलप किया हुआ भारत पोर्टल लॉन्च किया है। भारत पोर्टल लॉन्च किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है, गृह मंत्री जी ने। और बनाया किसने इसको? सीबीआई ने। अमित शाह जी ने कहा कि भारतीय एजेंसी भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए पोर्टल की मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करेगी। तो दिल्ली के भारत मंडपम में हुए इस इवेंट के दौरान अमित शाह ने 35 सीबीआई ऑफिसर्स को उनकी सर्विस के लिए पुलिस मेडल भी दिए गए। क्या दिए गए? उनके लिए पुलिस मेडल भी दिए गए। भारत पोर्टल की मदद से भारत की जांच एजेंसियों, विदेशी एजेंसियों और इंटरपोल से कनेक्ट हो सकेगी। भारत पोर्टल सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से कनेक्टेड है और भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई इंटरपोल के लिए नेशनल कंट्रोल ब्यूरो की तरह काम करती है। तो भारत पोर्टल पर सभी राज्यों की पुलिस इंटरपोल से कनेक्ट हो सकेंगी। पोर्टल की मदद से इंटरपोल के रेड कॉर्नर जैसे नोटिस जारी किए जा सकेंगे। ठीक है ना? यानी कि भारत पोर्टल एक सीबीआई के द्वारा बनाया गया पोर्टल है, अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। और इसके तहत क्या होगा, अलग अलग राज्य की, सभी राज्यों की पुलिस और पूरी की पूरी जो सीबीआई नेशनल कंट्रोल ब्यूरो की तरह जो होगी ना, वो सब किससे जुड़ी होगी? इंटरपोल से। ठीक है ना? इंटरपोल से जुड़ी होगी। किससे जुड़ी होगी दोस्तों? इंटरपोल से जुड़ी होगी। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का रिव्यू जारी कर रखा है। 7 जनवरी को पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री साल 2024 का रिव्यू जारी किया गया। मई 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी। इसके तहत घरेलू गैस सिलेंडर पर सरकारी सब्सिडी मिलती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब हुई थी? मई 2016 में। इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कितने कनेक्शन दे दिए अब तक? 10.33 करोड़। ये डाटा पूछा जा सकता है कि उज्ज्वला योजना मई 2016 में स्टार्ट हुई और उसके तहत 10.33 करोड़ के एलपीजी कनेक्शन दे चुके हैं। वहीं देश में कुल एलपीजी कनेक्शन कितने हो गए? 32.83 करोड़। कितने हो गए? 32.83 करोड़। ठीक है ना? आगे चलते हैं। साल 2014 में देश में कुल 14.52 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे। अब कितने हो गए? 32.83 करोड़। देश भर में करीब 13 लाख गैस सिलेंडर रोज रिफिल किए जाते हैं। देश में ऑपरेशनल यानी चालू गैस पाइपलाइन 29,945 किलोमीटर की हो गई है। 2014 में 15,340 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन थी। देश में 17,400 में पेट्रोल टंकियां यानी रिटेल आउटलेट्स पर E20 पेट्रोल 20% एथनॉल ब्लेंडेड है। मतलब इसका रिव्यू किया जा रहा है अपने को। तो इसमें से मेन टॉपिक यही है कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 मई में स्टार्ट हुई थी बलिया उत्तर प्रदेश से। ठीक है ना? और उसके तहत 10.33 करोड़ लोगों को क्या दे दिया? कनेक्शन दे दिया। और अब कितने हो गए? 32.83 करोड़। ठीक है ना? कितने हो गए? 32.83 करोड़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रेटर नोएडा में शुरू होगा इंडस फूड 2025 का 8वां एडिशन। 8 से 10 जनवरी 2025 तक दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 का 8वां सेशन हो रहा है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया टीपीसीआई ने 2017 में इंडस्ट्रियल फूड एग्जीबिशन की शुरुआत की थी। कौन करता है ये? कौन करता है? टीपीसीआई। कौन करता है? टीपीसीआई। टीपीसीआई। ठीक है ना? ये क्या है? ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। 2017 में इसने स्टार्ट किया था और ये 8वां संस्करण कहाँ हो रहा है? नोएडा में हो रहा है। केंद्रीय खाद्य मंत्री चिराग पासवान, कौन, किसने किया इसका उद्घाटन? चिराग पासवान ने किया। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया टीपीसीआई इस प्रदर्शनी का आयोजित करता है। इंडस्ट्रियल फूड का प्रदर्शन कौन करता, आयोजित कौन करता है? ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। उद्घाटन किसने किया? खाद्य मंत्री चिराग पासवान। 9 से 11 जनवरी तक टीपीसीआई इंडस्ट्रियल फूड मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल फूड एग्रीटेक नाम से 2 इवेंट आयोजित करेगा। इंडस्ट्रियल फूड 2025 में 30 से ज्यादा देशों 2300 लोगों एग्जीबिशन में हिस्सा लेंगे।
आयोजन में 7500 से ज्यादा इंटरनेशनल खरीदार, 15,000 भारतीय खरीदार, 30 से ज्यादा इंटरनेशनल शेफ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और 100 भारतीय प्रतिनिधि का हिस्सा लेंगे। इस इवेंट में भारतीय फूड कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स विदेशी बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। इंडस्ट्रियल फूड 2025 के तहत भारतीय पाक कला संघ यानी IFCA के साथ मिलकर पहली बार एशिया प्रेसिडेंट फोरम की मेजबानी भी करेगा। इंडस्ट्रियल फूड की कब से जारी है ये आयोजन? 2017 से जारी है। कौन जारी करता है? TPCI ट्रेड जारी, इसको कौन आयोजित करता है? TPCI, ठीक है ना। TPCI को जारी रखता है इसको, क्या? ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया इसको क्या करता है? जारी रखता है, ठीक है। आयोजित करता है, 2017 से आयोजित किया जा रहा है। 8वां संस्करण है। केंद्रीय मंत्री खाद्य मंत्री चिराग पासवान ने इसका उद्घाटन किया है। और अब की बार इसमें क्या खास होने वाला है? अब की बार इसमें खास होने वाला है 2025 के तहत भारतीय पाक कला संघ IFCA के साथ मिलकर पहली बार एशिया प्रेसिडेंट फोरम की मेजबानी भी करेगा। एशिया प्रेसिडेंट फोरम। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय इस्पात मंत्री स्टील उत्पादन के लिए जारी की PLI की स्कीम। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री कौन है? HD कुमारस्वामी। HD कुमारस्वामी जी। HD कुमारस्वामी जी। HD कुमारस्वामी क्या है? केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री। HD कुमारस्वामी ने स्टील के लिए PLI स्कीम 1.1 क्या की है? लॉन्च किया। किसके लिए की है? स्टील के लिए की है। इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी है। PLI इन्होंने स्कीम लॉन्च की है, PLI 1.1। इस्पात मंत्रालय का कहना है कि पहले राउंड में कंपनियों को लगभग 2,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। PLI 1.1 कौन सी स्कीम? PLI 1.1 किस मंत्रालय ने की है? इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय ने की है। मंत्री कौन है? HD कुमारस्वामी, ठीक है। आगे चलते हैं। आयात घटाने और स्टील से जुड़ा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस स्कीम के तहत कंपनियों को उत्पादन पर सरकार इंसेंटिव देगी। PLI स्कीम 1.1 वित्त वर्ष 2025-26 से 29-30 तक के लिए है। कब से कब तक? 2025-26 से शुरू होकर 29-30 तक है। PLI 1.1 स्टील के लिए है। भारी इस्पात और उद्योग मंत्रालय HD कुमारस्वामी ने इसकी घोषणा की है। इस स्कीम के तहत 5 कैटेगरीज के प्रोडक्शन पर इंसेंटिव मिलता है, ठीक है ना। ये कैटेगरी कोटेज स्टील प्रोडक्ट्स, हाई स्ट्रेंथ स्टील और स्पेशलिटी रेल, एलॉय स्टील प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिकल स्टील। इस स्कीम के तहत 6,322 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें से क्वेश्चन क्या बनेंगे कि PLI स्कीम किस मंत्रालय ने जारी की? इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय ने। मंत्री कौन है? HD कुमारस्वामी। कब से कब तक? 2025-26 से 29-30 तक। कितने का बजट रखा है इसके लिए? कितने का खर्चा घोषणा की है? 6,322 करोड़ की। ये मेन टॉपिक है इसमें से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 31 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा भारत। 31 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 20 और 21 जनवरी 2025 को भारत इनफॉर्मल वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी को लेकर एक टेक्निकल सेमिनार की मेजबानी करेगा। किसकी टेक्निकल सेमिनार की? 31 देशों की है। कब की जा रही है? 21 जनवरी 2025 को। और क्यों? इन्फॉर्मेशन वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है ना। केंद्रीय कौन होस्ट करेगा अब इसको? केंद्रीय एवं श्रम रोजगार मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। और मंत्रालय की राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे यशोभूमि में हो रहे इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, ठीक है ना। श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया जी। उसकी राज्य मंत्री कौन है? शोभा करंदलाजे यशोभूमि। यशोभूमि में हो रहा है ये। कहाँ हो रहा है ये? यशोभूमि में। टेक्निकल सेमिनार कहाँ हो रहा है? यशोभूमि में हो रहा है। यह सेमिनार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन मिलकर आयोजित करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, पहला क्वेश्चन इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट ये हो जाएगा कि जो 31 देशों का जो टेक्निकल कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हैं वो कौन सा मंत्रालय कर रहा है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। श्रम रोजगार मंत्रालय कौन है? मनसुख मंडाविया जी, ठीक है ना। और उनके साथ में क्या कर रहा है? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, क्योंकि वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए ही ये होस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? यशोभूमि में। होस्ट कहाँ हो रहा है? यशोभूमि में, भारत में। 31 देशों का टेक्निकल, ठीक है ना। कार्यक्रम दिल्ली के
कार्यक्रम दिल्ली के यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। सेमिनार में दक्षिण एशिया और पैसिफिक रीजन के 31 देशों के 40 एक्सपर्ट वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन इंडिया जैसी संस्था अपने प्रेजेंटेशन देगी। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन WLO, ठीक है ना, और यूएन जैसी संस्था, यूएन भारत जैसी संस्था। श्रम रोजगार मंत्रालय के तहत किया जा रहा है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन के साथ मिलकर। श्रम रोजगार मंत्रालय और इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन के साथ मिलकर इसका यशोभूमि दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, टेक्निकल सेमिनार होस्ट, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बन गया है। ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स का फुल मेंबर यानी पूर्ण सदस्य बन गया है। ब्रिक्स के अध्यक्ष देश ब्राजील ने सोमवार 6 जनवरी 2024 को इसकी घोषणा की है। ब्रिक्स का ब्राजील, रसिया, इंडिया और ब्रिक्स में कितने देश थे? ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? लूला डी सिल्वा ने। बाएं के साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया ब्रिक्स का अब क्या बन गया? पूर्ण मेंबर बन गया, ठीक है ना। कब बना? 6 जनवरी 2024 को इसकी घोषणा किसने की? ब्राजील के लिल्वा डी सिल्वा राष्ट्रपति है ब्राजील के, ठीक है ना। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है प्रेजेंट में? प्रोबो सुबियांतो। क्योंकि अब इम्पोर्टेंट बन गया, क्योंकि ये ब्रिक्स का क्या बन गया? वो बन गया। अब ब्रिक्स में 10 देश हो गए। ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। ये तो इनकी क्या है? ब्रिक्स था ये। तो पहले 5 ही देश थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ गए। तो अब 10वां देश कौन सा बन गया? 10वां इंडोनेशिया। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया शामिल है। तो अब इंडोनेशिया पूर्ण रूप से सदस्य बन गया उसका, ठीक है ना। ब्राजील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। ब्रिक्स की अध्यक्षता 2025 में कौन कर रहा है? ब्राजील कर रहा है, ठीक है ना। ब्राजील कर रहा है ब्रिक्स की 2025 की अध्यक्षता। इस साल के अंत तक ये जिम्मेदारी संभालेगा, और इसीलिए अध्यक्षता की है ना ब्राजील ने। तो इसीलिए लीला डी सिल्वा जो वहां का राष्ट्रपति है, उसने ये घोषणा की है कि इंडोनेशिया को पूर्ण रूप से अब शामिल कर लिया गया है ब्रिक्स में, ठीक है। इंडोनेशिया की ब्रिक्स का सदस्य बनने की उम्मीदवारी 2023 में ही ब्रिक्स देशों के समर्थन मिल गई थी। उसने 2024 में नई सरकार बनने के बाद ब्रिक्स में शामिल होने का निर्णय लिया था। ब्रिक्स में शामिल देशों का उद्देश्य आपसी शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है। ब्रिक्स 10वां देश कौन बन गया? इंडोनेशिया। आगे चलते हैं। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे टेस्ट सीरीज हराई। अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराकर सीरीज 1-0 अपने नाम कर ली। वहीं साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराकर 2-0 से सीरीज जीत ली, ठीक है ना। ये क्रिकेट जगत क्रिकेट की है। मतलब 7 जनवरी को आज ही के दिन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया था? मराठों को हराया था। 1789 में अमेरिकी जनता ने जॉर्ज वाशिंगटन की देश का पहला राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग की थी। 7 जनवरी की बात चल रही है ये, 7 जनवरी की। पिछले देश क्या क्या हुआ? 7 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया था? मराठों को। और 7 जनवरी 1789 में अमेरिकी जनता ने जॉर्ज वाशिंगटन को देश का पहला राष्ट्रपति चुना था। अमेरिकी जनता जॉर्ज वाशिंगटन का वोटिंग हुई थी 1789 में, क्योंकि 1787 में आजाद हो गया था। 1959 में अमेरिका ने क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की नई सरकार को मान्यता दी थी। 7 जनवरी 1987 में कपिल देव ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 300 विकेट पूरे कर लिए थे, ठीक है ना। कपिल देव जो हरियाणा हरिकेन, जो कौन है ये है हरियाणा के क्या है? हरिकेन कहा जाता है कपिल देव जी को। और 1983 वर्ल्ड कप के क्या थे? कप्तान थे, ठीक है।
जो कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, और लॉर्ड्स के मक्का, जो क्रिकेट की मक्का कहा जाता है, लॉर्ड्स के मैदान, वहां पे भारत ने जीता था। किसको हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था। ठीक है। 2015 में पेरिस में 2 बंदूकधारियों ने चार्ली आब्दो मैगजीन के ऑफिस पर हमला कर दिया था, 12 लोगों की मौत हो गई थी। अब कुछ और इंटरेस्ट बातें देख लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दिल्ली में स्मारक बनेगा। बस इतना याद रखना कि अभी बना नहीं है, लेकिन बनेगा, सरकार की पहल हुई है इसमें, ये बनेगा। ठीक है ना। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 के बीच में क्या थे? राष्ट्रपति थे देश के। ठीक है। आगे है ये रहा, राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के स्मारक बनाने की जगह है। नई दिल्ली में यमुना नदी के पास में स्थित राष्ट्रीय स्मृति स्थल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे राष्ट्रीय नेताओं के अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित स्थान है। ठीक है ना। 2013 में राजघाट के पास इस स्मृति स्थल का निर्माण करने की मंजूरी दी थी। इसे एकता स्थल के नाम से स्मारक परिसर में बनाया गया है। ठीक है। क्या नाम दिया गया उसको? एकता स्थल दिया गया और राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स के नाम रूप में रखा गया है। आगे चलते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया, 5 फरवरी को इसमें वोटिंग है। अपने को इससे मतलब नहीं है कब क्या है, अपने को मतलब है टोटल सीट कितनी है, 70। ठीक है ना, अभी तक। और चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? अपने राजीव कुमार जी। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी। ठीक है ना। बस आगे चलते हैं। चीन में भूकंप से 126 की मौत, 188 घायल, रिएक्टर 7.1 तीव्रता का नेपाल और भूटान समेत सिक्किम उत्तराखंड में भी आए। भाई मेरे भी आया था भूकंप तो कल, यही टाइम पे सेम इसके झटके हमने भी महसूस किए थे यहाँ पे बिहार में। ठीक है ना, 6:30 बजे के लगभग यही टाइम था। सही है। चलिए आगे चलते हैं। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला का निधन हो गया। जापान की तोमिको ने 116 साल की उम्र में अंतिम सांस लिया। ब्राजीली महिला सबसे उम्रदराज बनी। सितंबर 2024 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जापान की इतुका का नाम दर्ज किया गया था। जापान की जो तोमिको है, इतुका तोमिको, उनको कितने साल की? 116 साल की सबसे बुजुर्ग महिला थी। इनका निधन हो गया। ठीक है ना। इतुका का 116 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है। 116 वर्ष की आयु में निधन हो गया होंगे प्रांत में। आगे चलते हैं। WPL विमेंस प्रीमियर लीग लखनऊ और बड़ौदा में होगा। WPL कहाँ होगा? WPL का दूसरा एडिशन है। पहले एडिशन में किसने जीता था? आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। छोरा का छोरिया का छोरा से कम है के, माँ का छोरा, माँ की छोरिया का छोरा से कम है के, यानी कि आरसीबी में मेल पुरुष ने जीत पाए, लेकिन फीमेल पुरुष ने पहली बार में ही टाइटल जीत लिया। ठीक है ना। तो WPL प्रीमियर लीग लखनऊ और कहाँ होगा? बड़ौदा में होगा। WPL बीसीसीआई ने वेन्यू फाइल किए। 2 फेज में टूर्नामेंट होगा। 6 या 7 फरवरी को पहला मैच होगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यूपीसीए और बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन को उनके ग्राउंड पर मैच कराने की जानकारी दे दी गई है। शेड्यूल ऑफिशियल अनाउंस कुछ दिनों में हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। जो एसबीआई ने, जो कल की करंट में मैंने बताया था कि एसबीआई ने शुरू किया हर घर लखपति योजना, तो उसकी स्कीम क्या है? तो इसमें हर महीने 591 रुपये जमा कराने पड़ेंगे और 1 लाख रुपए इस योजना से मिलेंगे। फिर कितने दिनों तक कराने करेंगे, ये भी टाइम लिमिट है। ठीक है ना। अब देखते हैं एक ये, भाई कल की बहुत खतरनाक न्यूज थी ये। स्पॉटलाइट हर दिन की कमाई 48 करोड़ रुपए करता है। एक आइडिया बना मोटी कमाई का जरिया। कौन है दुनिया में सबसे ज्यादा? तो जगदीप सिंह नाम का ये व्यक्ति है। ठीक है। और ये अपने भारत का ही है। ना तो ये सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ है, ना ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला है। इनका नाम है जगदीप सिंह। दुनिया के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाला है भारतीय मूल के जगदीप सिंह। सालाना इनकम 17,500 करोड़ रुपए कमाता है। ठीक है। तो ये कैसे कमाता है? ये इसी की वजह से कमाता है। अच्छा, वो भारत पोर्टल था। भारत पोर्टल के बारे में जानकारी तो आपको दे दी। ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसके बारे में और भी जानकारी है, जैसे कि भारत पोर्टल का शुभारंभ 7 जनवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। ठीक है। सीबीआई जांच एजेंसी के साथ साथ भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए इंटरपोल के माध्यम से वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता को प्रदान करेगा। सीबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ये उपलब्ध रहेगा। ठीक है। आगे चलते हैं।
भारत साइबर हमलों के मामलों में दूसरे स्थान पर है। साइबर हमलों की रिपोर्ट कौन देता है? ये देखो, भारत में वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक शिकार बनने वाला देश बना है, जिसमें 95 संस्थाओं ने डेटा चोरी का शिकार हुआ है। जैसा कि क्लाउड SEK के थ्रेट लैंडस्केप की रिपोर्ट कौन देता है? रिपोर्ट क्लाउड SEK के थ्रेट लैंडस्केप ने 2024 की जो रिपोर्ट दी है, इसमें 95 मामले भारत में आए, यानी कि दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे अमेरिका है, ठीक है, 144 हमले हुए, जबकि इजराइल तीसरे नंबर पे है। पहले पे अमेरिका, USA, दूसरे पे अपना इंडिया और तीसरे पे इजराइल, ठीक है। आगे चलते हैं। गुजरात के जामनगर में भारत की पहली तटीय और वानर पक्षी जनगणना हो रही है। गुजरात में क्या हो रही है? जामनगर जिले में भारत की पहली तटीय और वानर पक्षियों की जनगणना आयोजित की गई है। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्देश्य राज्य के तटीय क्षेत्रों में पक्षी जनसंख्या और उनके आवासों के बारे में समझ को बढ़ाना है, ठीक है ना। इसके मेन पॉइंट ये रहे, जनगणना जामनगर गुजरात के राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में आयोजित की गई है, ठीक है। 100 से अधिक पक्षी पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। इसमें कहाँ की जा रही है? गुजरात के जामनगर में। गुजरात के जामनगर में जनगणना हो रही है पक्षियों की, क्योंकि जो समुद्री इलाका है वहाँ पे कितने क्या पक्षी है, उनका क्या निवास है, उनके बारे में जानने के लिए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, राजधानी गांधीनगर है, ठीक है। आगे चलते हैं। केंद्र ने सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है। केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। लल्लन सिंह कहाँ से है? बिहार से है, जहां मैं रहता हूँ यही इसी एरिया की क्या है वो सांसद है, ठीक है ना। ये क्या है? डेयरी और मत्स्य पालन के मंत्री के है। केंद्र ने सिक्किम में कहाँ लगाया है ये मत्स्य पालन का क्लस्टर? पहला सिक्किम में शुरू किया गया, ठीक है ना। मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया, पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ। इस पहल का उद्देश्य मछली पालन करना होगा, पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ और रासायनिक मुक्त मछली पालन प्रथाओं को बढ़ावा देकर क्रांतिकारी बदलाव लाना है, ठीक है। क्लस्टर जैविक एंटीबायोटिक मुक्त कीटनाशक मुक्त मछली प्रदान करेगा, जिसे वैश्विक रूप से जागरूक बाजारों या विकास सिक्किम का कृषि प्रथाओं की प्रतिष्ठा के अनुरूप है, जैविक खेती अपना चुका है। जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ सिक्किम के सोरांग जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्थापित किया, जो टिकाऊ मछली पालन प्रथाओं को बढ़ावा देगा, एंटीबायोटिक मुक्त, रासायनिक मुक्त और कीटनाशक मुक्त, ठीक है ना। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने इसकी घोषणा की है, क्योंकि डेयरी पशुपालन मंत्रालय के ये वही है, मंत्री है, और जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्थापित किया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इनको न्यूज को देखना, पढ़ लेना एक बार आराम से, जितनी भी PDF है उनको फट जरूर लेना। मैं काम की चीजें बता रहा हूँ। इनमें से हिमाचल प्रदेश में प्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। प्लास बिल्ली कहाँ मिली है? हिमाचल प्रदेश में। इसमें से मैंने यही है कि इंग्लिश में दे दे तो ऑटोकोलवस मोनल, प्लास बिल्ली कहाँ मिली है? हिमाचल प्रदेश में। दुर्लभ बिल्लियों की उसमें है, रेड डाटा बुक में इसको शामिल किया गया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क। भारत दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। मेट्रो का कौन से नंबर का हो गया? भारत मेट्रो में 3 नंबर का हो गया दुनिया में। भारत के पास अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर तक बढ़ गया है। इतने बड़े नेटवर्क में भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा हो गया। चीन पहला पे, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे कौन हो गया? भारत हो गया, ठीक है ना। बिहार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली के लोगों को पहली मेट्रो दी थी। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत 1984 में हुई थी। अब तो उसके अंडर वाटर चलने लगी। कोलकाता मेट्रो का पहला रेलवे जोन माना गया है इसको, ठीक है ना। कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो ये रही 2024 में, क्योंकि PDF को पूरी वो पढ़ना, मैं इसमें मैंने बता रहा हूँ कि कोलकाता मेट्रो 1984 में हुई थी, और 1984 में कोलकाता मेट्रो इस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में देश का पहला कदम था, ठीक है। दिल्ली मेट्रो 2002, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS 2024 में। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम 13 किलोमीटर खंड, जिसे नमो भारत रैपिड कॉरिडोर कहा गया है। इसका उद्घाटन कल ही किया गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा, परसों के दिन, ठीक है ना। नमो भारत रैपिड कॉरिडोर का उद्घाटन
कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो जो चल रही है 520 मीटर लंबी सुरंग में, ठीक है, मात्र 45 सेकंड में पार की जा सकती है। इसको आप देखना, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना आईएएस अधिकारी अजीमुल हक की दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्ति की गई है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में FIUIND